एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81। ये गुंडा केवल आपके लिए है। जिन विला। अगली सुबह जब ज़ीमिंग उठी तो उसे हैंगओवर की वजह से सिर दर्द हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि शराब हमें क्षणिक आनंद तो दे सकती है, लेकिन साथ ही बहुत दर्द भी देती है। यह विचार आते ही उसने मन ही मन कहा, इस हैंगओवर ने मुझे दार्शनिक बना दिया है, और अपने सिर को हाथ पर टिकाकर थोड़ी पर रख लिया और ये सारे दार्शनिक विचार मन में आने लगे। चूंकि उसने कल रात हैंगओवर के लिए ड्रिंक ली थी और नहा भी लिया था, इसलिए उसे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। चूंकि उसने पहली बार शराब पी थी, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन उस ड्रिंक की वजह से उसके सिर में दर्द उतना ज़्यादा नहीं था जितना उसकी सहनशक्ति थी। वह बिस्तर से उठी और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। तैयार होने के बाद जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह डर के मारे चीख पड़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने लिवेई को अपने दरवाजे के बाहर देखा। वह डर के मारे उछल पड़ी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहाँ होगा। उसने शांत होने के लिए अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, तुम यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? वाह, उसे तो लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। उसकी बातें सुनकर उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं बस तुम्हारा हालचाल जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। तुमने कल रात बहुत पी ली थी, तो मैं सोच रहा था कि क्या तुम हैंगओवर की वजह से रो रही हो, लेकिन तुम तो मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो। हाँ, उसने ठंडी सांस ली। वह यहाँ ये देखने आया था कि क्या वह ठीक है या उसे दवा की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो वह बहुत बदतमीजी से पेश आ रही थी। इस लड़की को दूसरों के अच्छे इरादों की कोई परवाह नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे उसकी चिंता थी, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और उसका चेहरा देखकर वह समझ गई कि वह गुस्से में है। इसलिए उसने उसे शांत करने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं है, बस दरवाज़ा खोलते ही तुम्हें देखकर मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने प्यार से अपने होंठ फुलाए और आंखें झपकाईं, माफ़ी मांगी। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, ये लड़की कब से एग योक में माहिर हो गई। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शांत होने के लिए दिल पर हाथ रख लिया। उसके हाथ पसीने से तर हो गए और चेहरा लाल हो गया। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जब उसने दूसरी ओर देखा तो मिंग को लगा कि वह गुस्से में है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, मैंने कहा था कि मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा मत हो, ठीक है। वह सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती थी और इसके अलावा यह उसकी गलती थी, इसलिए वह माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटी। जब लिवेई ने उसे फिर से माफ़ी मांगते सुना तो उसके होंठ सिकुड़ गए। वह बस अपनी शर्मिंदगी छिपाना चाहता था, लेकिन उसने उसे गलत समझा। वह उसे सुधारना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे यह व्यवहार पसंद है। Then he calmed himself and forgave her. Then they went downstairs together for breakfast. When they sat on the dining table, the servant served the dishes and Ming was given hangover soup first, which was specially prepared by Livei. He had ordered the kitchen staff to prepare hangover soup for her. When she drank the soup, she felt much better. Her stomach felt better and her headache also subsided. While she was enjoying her breakfast, someone was looking at her affectionately. He thought to himself, I had seen so many girls who always try to control their appetite in front of him or pretend to be elegant and well-mannered in front of him. But Ming doesn't reduce her appetite, neither pretend to be elegant while eating. Instead, she was elegant not only while eating but her every action shows elegance. Her actions were smooth and beautiful. He has never seen someone eating so elegantly. It was very different from before. Because they had eaten together a few times in the past, and she was used to eating like gusto, but she was never elegant. It was not well-mannered at all, nor she ever tried to pretend. She had lived abroad for around 7 years, but in those years she didn't learn table manners. It's not like she can't do, it's just she always uses her table manners only when she was out partying or banquets. Otherwise, she was a very down-to-earth girl who has a big appetite. It's not like that he hates her seeing her eating like this. Instead, he was happy that at least she does not pretend like others. But that Ziming has such a foul mouth. Whenever he tried to talk to her, it becomes a fight. When Ziming noticed his gaze on her, she paused in her actions and looked up at him and blinked. He looked at her pouty lips and her mouth, which was filled with food. He chuckled. Then his gaze went on to the sauce on the corner of her lips. How he wanted to lick that sauce and taste her lips. He instinctively licked his lips and swallowed his saliva. This woman was seducing him in the morning. He can't look away from her mouth. Seeing him quiet, Ming was confused. What does he want? He stood up and bent towards her. At his actions, Ming was confused and backed away instinctively, and her back was against the chair's head. She can't go further. He bends towards her. She could feel his breath which was coming to her. It created a tingling sensation in her nose. Her heartbeat fastened. She controlled her breath. She was nervous. He came closer and closer. Then he went towards her lips and suddenly shifted to the corner of her lips and licked the sauce over it. His action made her shudder and she clutched on the edge of chair tighter. After licking the sauce on her face, he went back to his position and started eating like nothing happened. Ziming अभी भी स्तब्ध थी। वह जमी हुई थी। जब उसकी स्तब्धता दूर हुई तो उसने उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और नाश्ता करता रहा। वह फुसफुसाई, ये गुंडा है। लिवेई ने उसकी बातें सुनी और हंसी के मारे उसका गला लगभग घुट गया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और बेशर्मी से बोला, ये गुंडा सिर्फ आपके लिए है मैडम। अध्याय 82। महिला जाओ बाय। जब ज़ीमिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसने उसे घूरकर देखा। यह आदमी सचमुच बेशर्म है। उसने उसे अनदेखा करना चुना और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद लिवेई बोला, कल सुबह 11 बजे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए इंटरव्यू है।
तो तुम्हारे पास तैयारी के लिए आज का दिन है। मैंने ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं, तुम उन्हें पढ़ सकती हो। ये तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएंगे। उसने टोस्ट का आखिरी निवाला खाते हुए कहा और अपनी बात पूरी करने के बाद उसकी तरफ देखा। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराए। वह इंटरव्यू के बारे में लगभग भूल ही गई थी, लेकिन उसे याद था और उसने उसके पढ़ने के लिए दस्तावेज तैयार कर दिए। वह उसके इस विचारशील भाव से अभिभूत हो गई। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। वह मुस्कुराया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह खुश हुआ। कल रात उसने शराब पीकर भी देर रात तक उसके लिए सामान तैयार किया था। अब उसने उसकी मुस्कान देखी है, उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बस इतनी सी बात पर इतनी परेशान हो जाएगी। अब उसे पता चल गया है कि ज़ीमिंग को ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, न कि फिजूलखर्ची वाली चीज़ें। इसलिए उसे खुश करने के लिए उसे इस तरह के काम ज़्यादा करने होंगे। इसके बाद वह कार्यालय चले गए और ज़ीमिंग दस्तावेजों को पढ़ने के लिए अपने कमरे में ले गईं। डॉट 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 जब ली वेई अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। उसे देखते ही वह एक पल के लिए रुक गया। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा और उसका ठंडा चेहरा देखकर सिहर उठी। उसे कल की वो घटना अभी भी याद थी जब उसने उसे सबके सामने डांटा था। उसने उससे नजरें मिलाने से बचने के लिए नीचे देखा। उसका सिर झुका हुआ देखकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब वह कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुछ दस्तावेज पढ़ने शुरू कर दिए जिन पर हस्ताक्षर होने बाकी थे। कुछ देर बाद जब वह अपने काम में व्यस्त था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बिना ऊपर देखे कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला। उनके निजी सहायक गुशा और चिंतित भाव लिए कार्यालय में दाखिल हुए। वह जल्दी से ली वेई के पास गया और उसे पुकारा, सर। जब ली वेई ने उसकी चिंतित आवाज़ सुनी तो उसने ऊपर देखा और उसकी चिंता और घबराहट देखी। उसने अपनी आवाज़ सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है। गुशाओ ने उसकी बातें सुनी तो वह उसके पास गया और अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन खोलकर उसे एक वीडियो दिखाने लगा। उसने असमंजस से गुशाओ को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। फिर मुड़कर वीडियो देखने लगा। वीडियो देखते ही उसकी भौहें तन गईं और उसने फ़ोन ले लिया। ये वीडियो ज़ीमिंग का है जब उसने एक अधेड़ उम्र की महिला का इलाज किया था जो जिन हवेली से लौटते समय एक दुर्घटना में घायल हो गई थी। वीडियो खत्म होने के बाद उसने और जानकारी जानने के लिए गुशाओ की तरफ देखा। गुशाओ ने उसका मतलब समझ लिया और उसे पूरी बात समझा दी। सर, ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है और क्योंकि लोगों को मैडम की पहचान श्रीमती जिन के रूप में नहीं पता है, वे उन्हें फीमेल झाओबाई कह रहे थे। लिवेई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, महिला झाओबाई। उसने गुशाओ से पूछा। गुशाओ जल्दी से समझाने के लिए गया और बोला, सर, झाओबाई एक पूर्वी चीनी डॉक्टर थी जिन्होंने प्राचीन काल में कई बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा की इस तकनीक का आविष्कार किया था और कहा जा रहा है कि उस महिला ने भी यही तकनीक इस्तेमाल की थी। इसलिए लोग उन्हें महिला झाओबाई कह रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी को भी इस तरह की तकनीक इतनी आसानी से और बिना किसी मशीन के इस्तेमाल करते नहीं देखा। लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो वह असमंजस से उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर लोगों ने उसे यह वीडियो पहले दिखाया होता तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसने खुद ये दृश्य देखा था, इसलिए वह जानता है कि उसने उस महिला के साथ कितनी कुशलता से व्यवहार किया था। उसे वह घटना याद आ गई। उसने आह भरी। हालांकि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि इस मामले को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देना चाहिए। फिर उसने गुशाओ की तरफ देखा और कहा, उस औरत का क्या जो उस दिन घायल हो गई थी। वह उस घटना को लगभग भूल ही गया था। वह जानता था कि अगर उस औरत को कुछ हो गया तो मिंग मुसीबत में पड़ सकता है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए गुशाओ से इसके बारे में पूछा। गुशाओ ने जल्दी से कहा, सर, मैंने उस दिन के बारे में अस्पताल से पता कर लिया है। महिला और उसका बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मैंने वहां अपने एक डॉक्टर दोस्त से पूछा और उसने बताया कि जब उन्होंने उस महिला की जांच की तो वे हैरान रह गए। यह एक हिट एंड रन का मामला था और ऊपर से वह 3 महीने की गर्भवती भी थी। यह माँ और बच्चे के लिए खतरनाक था। वह कुछ देर रुका और बोला, लेकिन मैडम के इलाज की वजह से वह महिला बच गई। अस्पताल पहुंचने के बाद सभी डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने उसकी हालत देखी और कहा कि वह स्थिर है। उन्हें बस उसके जख्मों पर टाँके लगाने थे और उसे निगरानी में रखना था क्योंकि वह 3 महीने की गर्भवती थी और वह महिला लू परिवार की मालकिन थी और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा लू परिवार का उत्तराधिकारी है। इसलिए वे मैडम को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। उसने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ कहा। लू का परिवार देश के प्रमुख परिवारों में से एक था। उनकी पृष्ठभूमि सैन्य थी और जिन निगम लू के परिवार के साथ व्यापार में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो जिन निगम पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। एस काउंटी में उनकी पकड़ आबाद हो जाएगी। अध्याय 83 हमेशा उसे अवाक कर देता है। अगर जिन कॉर्पोरेशन लू ग्रुप के साथ समझौता कर लेता है तो देश इसमें उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इससे उनके व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और सैन्य पृष्ठभूमि उनकी प्रतिष्ठा को निखारने में मदद करेगी। लिवेई ने कुछ सोचते हुए अपनी कनपटियां रगड़ीं। फिर उसने उससे कहा, इस घटना से जुड़े सारे वीडियो इंटरनेट से हटा दो। मैं इस बारे में कोई और वीडियो नहीं देखना चाहता, समझे? उसने ठंडे स्वर में कहा। गुशाओ ने असमंजस से उसकी ओर देखा। क्या उसे इस स्थिति का फायदा उठाकर लू के साथ समझौता नहीं कर लेना चाहिए? लेकिन वह इसे इतनी सहजता से क्यों ले रहा है? लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। जब गुशाओ जाने के लिए मुड़ा तो लिवेई ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे वह वीडियो भेज दो और बाद में इसे अपने मोबाइल से भी हटा दो। उसने बेपरवाही से कहा। गुशाओ ने उसे घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद कहा, ओह। हालांकि वो एक सिंगल और हैंडसम आदमी था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी लेडी बॉस पर डोरे डालेगा। उसे इस बात पर इतना अधिकार क्यों जताना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है?
हम ऑफिस से निकलते ही गुशाओ ने तुरंत वीडियो लिवेई को भेज दिया और अपने फ़ोन से भी डिलीट कर दिया। उसने आह भरी, हमारा बॉस कितना ईर्ष्यालु आदमी है, सिर्फ एक वीडियो की वजह से वो इतना घटिया व्यवहार कैसे कर सकता है। फिर उसने कंधे उचकाए और अपना काम पूरा करने चला गया। गुशाओ के जाने के बाद उसने वीडियो देखने के लिए अपना फ़ोन खोला। वीडियो में दिख रही लड़की, जो उस महिला के साथ बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, को देखते ही उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने पहले कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि यह महिला इतनी आकर्षक है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसे कुछ सूझा और वह उठकर अपने दफ्तर से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसकी नज़र सेक्रेटरी पर पड़ी, जो दरवाज़ा खोलते ही खड़ी हो गई थी। उसने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, आज की सारी मीटिंग स्थगित कर दो, मैं अब जा रहा हूँ। सचिव महोदय हैरान रह गए। आज कुछ ही मीटिंग्स हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मीटिंग्स तय की थीं। उन्होंने उनकी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, सर, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने उसे ठंडी नज़र से देखा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। गुशाओ से कहो कि वह मेरी जगह उन बैठकों में जाए, वह उन्हें संभाल सकता है। अपनी बात पूरी करते हुए वह कार्यालय से बाहर चला गया। सचिव बस उसकी पीठ देख पा रही थी। उसने आह भरी, फिर गुशाओ को मीटिंग्स के बारे में बताया और उसे मीटिंग्स की फाइलें देने चली गई। दोपहर का भोजन हो चुका था और ज़ीमिंग अभी भी अपने कमरे में लिवेई द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ रही थी। चूंकि यह उसके लिए नया था, इसलिए इसे समझना काफ़ी कठिन था, इसलिए वह सब कुछ समझने और साक्षात्कार में गलतियां न करने के लिए उन्हें लगन से पढ़ रही थी। वह घबराई हुई थी। ये सब उसके लिए एक नया अनुभव था और उसे नहीं पता था कि वह अच्छा कर पाएगी या नहीं। हालांकि उसके पास ज़ीमिंग की यादें हैं, फिर भी उसे इन सब के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए। वह बाहर से भले ही आधुनिक और स्वतंत्र महिला हो, लेकिन अंदर से वह अभी भी वही पारंपरिक मिंग है। उसने आह भरी। जब वह दस्तावेज पढ़ रही थी, अचानक कमरे का दरवाजा खुला रह गया। हैशबैम! वह डर गई और बिस्तर से उछलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र काले रंग का फिटेड सूट पहने एक खूबसूरत आदमी पर पड़ी, जो अभी अभी उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम ऑफिस नहीं गए? उसने असमंजस से उसकी ओर देखा। लिवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऑफिस गया था, लेकिन कल के इंटरव्यू की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए मैं जल्दी आ गया। क्या आप खुश नहीं हैं? उसने उसके आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए और सोचा, यह आदमी सचमुच बेशर्म है। उसने कहा, हाँ, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ श्रीमान लिवेई, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके द्वारा दी गई सामग्री लगभग पूरी कर ली है, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा उतर गया। उसने सोचा, आखिर उसने सारे दस्तावेज कैसे पढ़ लिए? उसने उसे ढेर सारे दस्तावेज दिए थे, इसीलिए वह उसकी मदद करने जल्दी आया था। उसने सोचा था कि इससे उसका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वह तो उन्हें पढ़ ही चुकी थी। फिर उसने उसके पीछे रखे दस्तावेजों पर नज़र डाली और वह आखिरी दस्तावेज पढ़ रही थी। उसने आह भरी। ये औरत हमेशा उसे अवाक कर देती है। अध्याय 84 लू परिवार। लिवेई ने उसकी ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। ये औरत हमेशा उसे निःशब्द कर देती है। वह दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, जिन्हें खरीदारी करना या बड़े बड़े आयोजन पसंद होते हैं, कम से कम अभी तो नहीं। अगर वह बूढ़ी ज़ीमिंग होती तो उसे खुश करना आसान होता, पर पहले उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब हालात बदल गए हैं। वह उसे रिझाना चाहता है, पर उसे पता नहीं कैसे। वह प्रतिभाशाली है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वह संकट में फंसी युवती की तरह उसकी मदद नहीं कर सकता, जिसके बाद वह उससे प्यार करने लगेगी। और उसके पास दौड़कर उसके पास आया। वह जानता है कि यह पुरानी रणनीति उस पर काम नहीं करेगी। उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह खुद की और दूसरों की मदद करने में सक्षम है। वो सब कुछ खुद कर सकती है। उसकी ज़बान इतनी तीखी और मीठी है कि उसे किसी को गाली देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी मीठी ज़बान से ही दूसरे का खून खौला सकती है। ... उसने उससे नज़रें फेर लीं और लापरवाही से कहा, अब मैं आ ही गया हूँ, तो पहले खाना खा लेते हैं। दोपहर का खाना हो गया है और तुम थक गई होगी। इतने कम समय में इतने सारे दस्तावेज पढ़ने के बाद, उसने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। वह उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वह उसे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी पीठ की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिस्तर पर बिखरे हुए दस्तावेजों को करीने से व्यवस्थित करके एक तरफ रख दिया और उसके पीछे पीछे नीचे चली गई। नीचे पहुंचकर वे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। उनके बैठते ही नौकरानी ने बर्तन परोस दिए। बर्तन परोसते ही मिंग ने खाना शुरू कर दिया। वह भूखी थी। वह सुबह से ही दस्तावेज पढ़ रही थी और वह वास्तव में थकी हुई और भूखी थी। उसने मन ही मन सोचा, इस शरीर में आने के बाद मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। उसने आह भरी। पहले वह सुबह से रात तक काम करती थी, लेकिन कभी इतनी थकान महसूस नहीं करती थी। वह महारानी थी और उसे हरम का प्रबंधन करना था, और महारानी की उपाधि बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी उपाधि बिना किसी जिम्मेदारी के नहीं मिलती। उसे हरम के पैसों का प्रबंधन करना पड़ता है, उनके झगड़ों को सुलझाना पड़ता है और भी बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम उनके झगड़ों को सुलझाना होता था, क्योंकि हरम में महल की सभी महिलाएं रहती थीं और वे बहुत ही मामूली बातों पर लड़ती या साजिशें रचती थीं, और हरम में शांति बनाए रखना उसका फ़र्ज था। खाना खाते हुए लिवेई बार बार उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने सावधानी से पूछा, मिंग, क्या तुम्हें वो औरत याद है जिसे तुमने पिछले दिन बचाया था? मिंग ने ऊपर देखा और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। फिर उसने उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसका क्या? उसे समझ नहीं आ रहा कि लिवेई अचानक उससे उस औरत के बारे में क्यों पूछ रहा है।
क्या उसे उस औरत की कहानी पर शक था जो उसने उसे पिछले दिनों बताई थी? ये बात मन में आते ही वह घबरा गई, क्योंकि अगर उसने उससे इस बारे में पूछा तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाए। वो सच तो नहीं बोल सकती, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही उसकी बात पर यकीन करेगा, क्योंकि अब तक तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसे कैसे यकीन दिला पाएगी? कभी कभी तो उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। सांस लीवेई ने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या उसे उस महिला के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया होता तो बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के उसका इलाज करने के लिए मिंग को मुसीबत में पड़ना पड़ सकता था। लिवेई मुस्कुराया और बोला, क्या आप उस महिला की हालत के बारे में उत्सुक नहीं हैं? उसने उसकी ओर देखा और पलकें झपकाते हुए कहा, इसमें उत्सुकता की क्या बात है? मुझे पता है कि वह ठीक होगी, क्योंकि जब वह अस्पताल गई थी तो उन्हें केवल उसके ऊपरी घावों का ही इलाज करना था। और जहां तक उसकी अंदरूनी चोटों की बात है, मैंने उनका इलाज करने की पूरी कोशिश की। जब तक उसे इलाज मिलता रहेगा वह और उसका बच्चा ठीक रहेंगे। उसने बिना पलक झपकाए भावशून्य भाव से यह बात कही। उसने मन ही मन सोचा, इसमें उत्सुकता की क्या बात है? जब वह उस पर एक्यूपंक्चर कर रही थी तो उसे पता था कि वह क्या कर रही है। वह प्राचीन काल की कोई स्थानीय चिकित्सक नहीं थी, बल्कि महान प्राच्य चिकित्सक झाओ बाई की पुत्री थी। प्राच्य चिकित्सा में उनके ज्ञान और विशेषज्ञता की तुलना इन लोगों से नहीं की जा सकती। लीवेई ने असमंजस से उसकी ओर देखा, क्या वह कोई यतीन्द्रिय है या कुछ और? वह सब कुछ कैसे जान सकती है, और उसका आत्मविश्वास देश के सबसे बड़े डॉक्टर से भी तुलना नहीं किया जा सकता। मामला इतना गंभीर था और उसके पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं थी, फिर भी उसने उस महिला का इलाज किया, वो भी सबके सामने। और उसने उस महिला के बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था कि वह ठीक हो जाएगी। वह उसे चकित और मनोरंजक भाव से देखने लगा। अंततः उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं। वह महिला ठीक थी और डॉक्टरों को केवल उसके घावों का उपचार करना था, और उन्होंने उसे निगरानी में रख लिया। वह रुका और बोला, और जिस महिला को आपने बचाया वह लू परिवार की मालकिन थी, और उसके अंदर का बच्चा लू परिवार का उत्तराधिकारी है। आपने लू परिवार के उत्तराधिकारी को बचाया। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मिंग ने उसे घूर कर पूछा, लू परिवार? जब लिवेई ने उसे उस महिला की पहचान और लू परिवार के बारे में बताया तो वह आश्चर्यचकित हुई। ये लू परिवार क्या है और इसका इससे क्या लेना देना है? जी मिंग उलझन में थी। लिवेई इतनी खुश क्यों दिख रही थी? सिर्फ इसलिए कि उसने लू परिवार के उत्तराधिकारी को बचा लिया था। लिवेई ने उसे समझाया, हमारे बाद लू परिवार देश इसका सबसे शक्तिशाली और सम्मानित परिवार है। पूरे परिवार ने सेना में सेवा की है और देश के लिए काम किया है। इसके अलावा जिस महिला को आपने बचाया था वह यांग परिवार की बेटी यांग मी थी। यांग परिवार का मनोरंजन जगत में एक मजबूत दबदबा है। उनकी कंपनी मनोरंजन उद्योग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और हमारी मुख्य प्रतिस्पर्धी है। और यांग मी अपने माता पिता की बहुत प्रिय थी और अपने भाइयों के लिए एक बहुत ही लाडली छोटी बहन थी। इतने लंबे समय के बाद वह आखिरकार गर्भवती हो गई, लेकिन उस दुर्घटना से उसका गर्भपात हो सकता था और उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन आपने उसे बचा लिया, और अब लू का परिवार और यांग परिवार दोनों आपके बहुत आभारी हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जब जी मिंग ने यह सब स्पष्टीकरण सुना तो उसने सोचा, मैं तो बस एक साधारण जीवन जीना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को इसमें फंसा लिया है। इसीलिए वे कहते हैं कि दूसरों के काम में टांग अड़ाने से हमेशा अनावश्यक परेशानी ही आती है। मैंने जिस महिला को बचाया था वह महान लू परिवार की मालकिन और यांग परिवार की लाडली राजकुमारी निकली। उसने आह भरी। जब लिवेई ने उसके भ्रमित और चिंतित चेहरे को देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती। मैं बस तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक उसने अपना फ़ोन खोला और उसे उस घटना का वीडियो दिखाया। जब मिंग ने वो वीडियो देखा तो वो हैरान रह गई। उसने उससे पूछा, क्या है? लिवेई ने कहा, यह वीडियो किसी ने तब बनाया होगा जब आपने उस महिला पर एक्यूपंक्चर किया था, और उसी ने इसे इंटरनेट पर अपलोड किया होगा और अब यह इंटरनेट पर ट्रेंडिंग वीडियो बन गया है। आप अचानक इतनी लोकप्रिय हो गई मिसेस जिन, उसने मजाकिया लहजे में कहा और उसे आंख मार दी। जब मिंग ने यह वीडियो देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। लिवेई ने आगे कहा, और उन्होंने आपको एक नाम दिया है। वे आपको महिला झाओ बाई कहते हैं, जो प्राचीन काल की प्रसिद्ध प्राच्य चिकित्सक थीं। उसने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। जब जी मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह दंग रह गई और हकलाते हुए बोली, फे महिला झाओ बाई। लिवेई ने देखा कि वह हैरान और विस्मित थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन तुम तो प्राच्य चिकित्सा के विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गई हो। तुमने इसे जिज्ञासा से सीखा होगा, लेकिन अब तुम इसी की वजह से लोकप्रिय हो गई हो, उसने हंसते हुए कहा। फिर अचानक वह ठिठक गया और उसकी ओर देखने लगा। रुको, वह अचानक चिल्लाया। मिंग ने उसे असमंजस से देखा और पलकें झपकाईं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें विदेश में प्राच्य चिकित्सा सिखाई थी वह भी झाओ बाई ही थी, है ना? उसे अचानक याद आया कि जी मिंग ने बताया था कि जिस व्यक्ति ने उसे चिकित्सा सिखाई थी उसका नाम भी झाओ बाई ही था। लेकिन ये क्या स्थिति है, क्योंकि झाओ बाई कोई आम नाम नहीं है। मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। वह कैसे समझाए कि जिस महान झाओ बाई की वह बात कर रहा था वही व्यक्ति है जिसने उसे चिकित्सा शास्त्र सिखाया था। मिंग ने अपनी लार निगल ली और उसे उत्सुकता से देखा और कहा, ओह हाँ, अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, उनके नाम एक ही हैं। कितना संयोग है। जैसे ही उसने अपनी बात कही वह अजीब तरह से हंसी। उसने इस बारे में सहज रहने की कोशिश की, क्योंकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि दोनों झाओ बाई जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं एक ही हैं। लिवेई ने उसे शक भरी नज़रों से देखा, फिर सिर हिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, जरूर मैं जिन लियांग की बेवकूफ़ी से प्रभावित हो रहा हूँ।
उस दिन उसने जो शब्द कहे थे वो मेरे दिमाग में अटक गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। उसने उस विचार को दरकिनार कर दिया और मिंग की बातों पर विश्वास कर लिया। आखिरकार कोई पागल ही मिंग राजवंश की महान झाओबाई को, जिसने चिकित्सा सिखाई थी, जी राजवंश की महान झाओबाई से जोड़ सकता है। फिर उसने पूछा, तो क्या आप उस महिला से मिलना चाहते हैं या नहीं? उसने सहजता से पूछा। वह उसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इससे उसके बिजनेस में मदद मिलेगी। अगर वह नहीं जाना चाहती तो वह उसे मजबूर नहीं करेगा। यह उसका फैसला है और इसके अलावा वह सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए उसके अच्छे प्रयासों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। उसका फैसला जो भी हो वह उसका साथ देगा। अध्याय 86। मैं ऐसा नहीं चाहता। उसकी बेचैनी देखकर लीवेई ने उससे पूछा, तो क्या तुम उस महिला से मिलना चाहती हो या नहीं? उसने सहजता से उससे पूछा। मिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा। अब तक उसे समझ आ गया था कि लू और यान परिवार से संबंध बनाना जिन कॉर्पोरेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है कि उनके सहयोग के बिना उनका काम नहीं चल सकता, बल्कि यह गठबंधन बनाकर देश की ताकत बढ़ाने जैसा है। दुश्मनी करने से बेहतर है गठबंधन बनाना। चाहे राजनीति हो या व्यापार, ये नियम सभी के लिए समान है। लेकिन वह लू के साथ सिर्फ इसलिए संबंध नहीं बनाना चाहती क्योंकि उसने यांगमी को बचाया था। वह इस स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। उसने हमेशा अपने मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार किया है और हमेशा अपने पिता के नक्शे कदम पर चली है। वह कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगी, सिर्फ इसलिए कि उसने उस व्यक्ति का इलाज तब किया था जब वह मरने की कगार पर था। क्योंकि डॉक्टर बनना ईश्वर का वरदान है। भगवान के बाद डॉक्टर ही वो शख्स है जो किसी की जान बचा सकता है, लेकिन इस दुनिया में डॉक्टरी का पेशा सिर्फ पैसा कमाने का हो गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्हें तो बस अपनी सेवा के बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वे सिर्फ पैसे के लिए मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। उस जमाने में डॉक्टरों को भगवान माना जाता था, यहाँ तक कि शाही परिवार भी डॉक्टरों का अपमान करने या उनके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते हैं कि वे ही आपको बचा सकते हैं या मार भी सकते हैं। शायद इसी वजह से उसके पिता की मौत हुई होगी। उसने आह भरी। ये सोचकर वह उदास हो गई। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसके पिता पर महारानी डोवेगर की हत्या का आरोप लगाया गया था। उस समय जीचेंग युद्ध में था, वह महल में नहीं था। युद्ध का समय बहुत तनावपूर्ण होता है और उस समय उसके पिता पर महारानी डोवेगर की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। महारानी डोवेगर को जब सर्दी जुकाम हुआ तो उनके पिता ने उन्हें दवा दी, लेकिन दवा खाने के बाद महारानी डोवेगर को उल्टियां होने लगीं और उन्हें खून की खांसी भी हुई। जांच के बाद उन्हें लगा कि महारानी डोवेगर को जहर दिया गया है, लेकिन उनकी जान बच गई। जियोली ने देखा कि उसके पिता ने दवा में कुछ मिलाया है और वह संदिग्ध व्यवहार कर रहा था, लेकिन चूंकि वह महारानी का पिता था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और इसी वजह से मेरे पिता पर विधवा महारानी की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें यातनाएं दी गईं और भयानक मौत का सामना करना पड़ा। मुझे उसकी मौत पर शोक मनाने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस पर हत्यारा होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मैं बस चुप कर रो सकती थी। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भी वह वहाँ मौजूद नहीं था। वह वहाँ नहीं था। ... बीते दिनों के बारे में सोचते सोचते उसका दिल उदासी से भर गया और अनजाने में ही एक आंसू उसके गालों पर आ गया। अनजाने में ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह दुखी थी। वह अपने पिता को भी नहीं बचा सकी, उसे दूसरों को बचाने का क्या अधिकार है? वह ठठाकर हंस पड़ी। जब वह अपने अतीत के बारे में सोच रही थी, लिवेई उसे गौर से देख रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक पल वह कुछ सोच रही थी और अगले ही पल रोने लगी। जब उसने उसके आंसू देखे तो उसे अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि वह उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। उसने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसके ठंडे हाथों ने उसके गर्म आंसुओं से भरे चेहरे को छुआ तो वह कांप उठी। उसके हाथ वाकई ठंडे थे। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उत्सुकता देखी। वह जानती है कि उसका व्यवहार देखकर वह उलझन में होगा, फिर भी उसने उससे कुछ नहीं पूछा। वह उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि जब वह सहज होगी तो खुद ही उसे बता देगी। जब वह शांत हुई तो उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, लिवेई, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि अगर हम इस समय उनसे मिले तो उन्हें लगेगा कि हम श्रीमती लू के इलाज का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह जानना चाहती है कि क्या वह इस वजह से निराश महसूस करता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह भी उन दूसरे पुरुषों की तरह है जो इन हालातों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 87। कोई बड़ी बात नहीं। लिवेई ने उसकी तरफ देखा और उसकी चिंतित और संदिग्ध निगाहों को देखा। वह उसके हाव भाव समझने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और प्यार से उसके दोनों हाथ थाम लिए। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो मत मिलो। मिंग, मैं इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं इतना तुच्छ नहीं हूं जो इस घटना का फ़ायदा उठाकर उनके साथ सौदा कर लूँ। मुझे पता है कि यह जिन कॉर्पोरेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मैं उनके साथ हमारी योग्यता के कारण ही समझौता करूंगा, न कि केवल इस घटना के कारण। तो आराम करो, और अगर तुमने अपना लंच खत्म कर लिया है तो चलो कल के इंटरव्यू की तैयारी के लिए ऊपर चलते हैं। उसने उसकी नाक पर चुटकी काटते हुए कहा। वह दर्द से कराहती है, आउच, और उसे घूरती है। वह उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हंस पड़ता है। अब उसे चूमने का कितना मन कर रहा है ये तो वही जानता है। इस तरह गुस्से में वह कितनी प्यारी लगती है। वह उसके और करीब आता जाता है और करीब। उसने अपनी सांस रोक ली और आंखें बंद कर लीं, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि आगे क्या होने वाला है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराया। अब कम से कम वह उसे चूमने से तो नहीं रोकेगी। वो दिन दूर नहीं जब वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल मिल जाएंगे। ये सोचकर उसका एक हिस्सा अकड़ गया। उसने उसके चेहरे को सहलाया और दूसरे हाथ से उसके सिर के पिछले हिस्से को थामा।
उसने अपने होंठ उसके होंठों से रगड़े, वह कराह उठी। उसने उसके मीठे गुलाबी होंठों को चाटना शुरू किया। मीठे, वह उसे धीरे से चूमता है, उसके होंठों को काटता है। थोड़ी देर बाद वह कोमल चुंबन जोश में बदल गया। उसने उसे चूमा, चूसा और उसके होंठों को चाटा। उसने अपने दांतों से उसके निचले होंठ को थोड़ा सा खोला, वह कराह उठी। उसकी कराहें उसे पागल कर रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सचमुच एक मोहिनी है। उसे जिंदगी भर किसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं रही, उसे कोई पसंद नहीं आई। उसने उससे भी ज्यादा खूबसूरत कई औरतें देखी थीं, पर वो उससे इतना प्यार क्यों करता है? वो खुद को उसे चूमने, प्यार करने से रोक ही नहीं पाता। वो उसके साथ एक हो जाना कितना चाहता है। जब वह सफलतापूर्वक उसके मुंह में प्रवेश कर गया तो उसने उसके मुंह के हर कोने का स्वाद लेना शुरू कर दिया, साथ ही उसकी जीभ से भी खेलने लगा। उसने उसे अपने पास खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके चुंबन का जवाब दिया। ये देखकर वह खुश हुआ कि वह भी उसके चुंबन का जवाब दे रही है। उसने खुशी खुशी उसका चुंबन ले लिया। वे दोनों एक दूसरे के मुंह को चाट और चूस रहे थे। वो एक चुंबन से भी आगे जाना चाहता था। वो अपना हाथ उसकी ड्रेस के नीचे डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उसके हाथों को हवा में ही रोक दिया जो उसकी ड्रेस के नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। जब वह पकड़ा गया तो उसने विनती भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि हम 6 महीने पूरे होने तक आगे नहीं जाएंगे। अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को चूमेंगे भी नहीं। उसने दृढ़ता से कहा। उसकी बातें सुनकर वह डर गया और अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि अब वह उसे चूमे बिना नहीं रह सकता था। वह उसके लिए दवा की तरह थी जिसे उसे लेना ही था, वरना उसे तकलीफ हो जाती। जब उसने देखा कि उसने कितनी तेजी से अपने हाथ पीछे खींच लिए तो वह हंस पड़ी। वह उसकी गोद से उतरी, अपने कपड़े ठीक किए और सीढ़ियों की तरफ चल दी। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने शांत भाव से उत्तर दिया, कल के साक्षात्कार की तैयारी के लिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसके पीछे ऊपर चला गया। उसने आह भरी, कितना कठिन है उसका जीवन। डॉट 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 जी राजवंश मिंग मेज पर बैठ गई जहां ढेर सारे चीनी व्यंजन सजे थे। उसने व्यंजनों को देखा, फिर लूशी को। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे चाइनीज खाना पसंद नहीं। उसे स्टेक, पास्ता और वाइन चाहिए। उसे अपना घर, अपना खाना बहुत याद आता है। वह वापस जाना चाहती है। इस जगह पर कुछ भी नहीं है। उसे रोने का मन कर रहा है, लेकिन उसने खाना खाने के लिए चॉपस्टिक उठा ली। वह भूखी नहीं रह सकती क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर वह यहाँ है तो उसे यहीं रहना ही होगा। उसने तय किया, अगर इस जगह पर कुछ नहीं है तो वह इसे अपनी पसंद का बनाएगी। वो जी मिंग है, उसने अपनी जिंदगी के 7 साल अकेले विदेश में बिताए हैं। वो यहाँ भी रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अध्याय 88 छोटा पेटू। जी राजवंश जी मिंग को चीनी खाना पसंद नहीं था क्योंकि उसने अपने कीमती 7 साल विदेश में बिताए थे और अब चीनी व्यंजनों से उसका नाता टूट चुका था। इसलिए देश वापस आने के बाद उसे चीनी व्यंजनों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन सभी उसे घमंडी और नखरेबाज समझते थे। वह बदतमीज है और बदचलन बच्चों जैसा व्यवहार करती है, लेकिन ये सच नहीं था। उसे इसकी आदत ही नहीं है और इसीलिए लोगों ने मान लिया कि वह बदतमीज है। जब लूशी ने उसे असली चीनी खाना परोसा तो उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा जैसे मर ही जाऊं। क्या उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी? ये सोचकर उसे रोने का मन हुआ। उसके पास अपनी भावनाएं साझा करने वाला कोई नहीं है और वह इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेली है। सांस, कोई बात नहीं मिंग, इसे एक और रोमांच की तरह लो। कम से कम तुम्हारी जिंदगी दूसरों से ज्यादा रोमांचक तो है, जो 9 से 5 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं और घर आकर फिर वही उबाऊ दिनचर्या दोहराते हैं। उनकी जिंदगी बोरियत के दुष्चक्र में फंसी हुई है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा, लेकिन अगले ही पल वह फिर भौहें चढ़ाती है। यह अच्छी बात है या बुरी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस महल में मेरे पक्ष में कौन है। नाटकों में महल रहस्य और राजनीति से भरे होते हैं। आमतौर पर नायिका अंत में महल में रहते रहते थक जाती है और जीने का साहस खोकर महल छोड़ देती है, या फिर उसकी हत्या किसी व्यक्ति या किसी दुखद घटना या त्रासदी के कारण हुई हो। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? ये सोचकर ही वह डर गई। डॉट 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 वह अपनी चॉपस्टिक मजबूती से उठाती है और पकौड़ी को पकड़ लेती है। वह उसे उठाती है और कुछ देर तक उसे देखती रहती है। वह उसे हर कोण से ऐसे देखती है जैसे पकौड़ी को गौर से देख रही हो। जब वह पकौड़े पर शोध कर रही थी तो बगल में लूशी उसे अजीब भाव से देख रहा था। मिस क्या कर रही हैं? क्या उन्हें लगता है कि मैंने इसमें कुछ डाला है? ये सोचते हुए उन्होंने अपना आश्चर्य छिपाने के लिए अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन मिस अभी अभी कोमा से जागी हैं और हरम की महिलाओं की योजनाओं को जानते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस किसी पर विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर मिंग बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसका स्वाद कैसा होगा और क्या ये साफ सुथरा है। उसे नहीं पता कि पकौड़े बनाते समय उन्होंने दस्ताने पहने थे या नहीं, या फिर इनका स्वाद अच्छा होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने पकौड़ी को जोर से मुंह में ठूंस लिया। वह खाना थूकने को तैयार थी क्योंकि पहले जब भी वह चीनी खाना खाती थी तो अक्सर उल्टी कर देती थी या खाना थूक देती थी। जब वह विदेश में थी तो उसने डॉक्टर से अपनी जांच करवाई और उसे पता चला कि उसे मानसिक आघात पहुंचा है। वह अपनी मां के अलावा किसी और के हाथ का बना चीनी खाना नहीं खा सकती। अपनी मां के निधन के बाद उसने कभी किसी और के हाथ का बना चीनी खाना नहीं खाया था। उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे मां की बहुत याद आती है। पकौड़ा खाते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो उल्टी करने वाली हो। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसे असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि वह स्वादिष्ट था।
उसने अचानक अपनी आंखें खोली और लूशे और फिर पकौड़ी को देखा और बुदबुदाया, ये स्वादिष्ट हैं। उसने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। काफ़ी समय हो गया है उसे पकौड़े खाए और वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये पकौड़े उसे उसकी माँ की याद दिलाते हैं। उसने भावुक होकर पकौड़ों को देखा और एक और उठाया, फिर एक और। इस तरह 20 मिनट से भी कम समय में उसने 3 सर्विंग पकौड़े, 3 कटोरी सूप और 2 कप चावल खा लिए। भरपेट भोजन से तृप्त होकर उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, मानो उसे भूख मिट गई हो। कम से कम पुनर्जन्म के बाद भी उसकी भूख कम नहीं हुई है। इसके बजाय ये और भी बेहतर हो गया। वह अपने होंठ चाटती है, चेहरे पर लगी चटनी को पोंछती है और उसके मसालेदार और नमकीन स्वाद का आनंद लेती है। वह संपूर्ण था। जब वह खाना खाकर संतुष्ट थी, लूशी उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी मिस ने 20 मिनट से भी कम समय में इतना सारा खाना खत्म कर दिया और इतना बेरुखी से पेश आ रही है। यह उसकी आदत नहीं है। उसने कुछ देर सोचा, क्या उस पर भूत सवार है? अगर नहीं, तो क्या कोई इंसान इस हद तक बदल सकता है? वह अपने सारे शिष्टाचार और इस महल में आने से पहले मिली कड़ी ट्रेनिंग भूल चुकी है। शादी से पहले उसने शाही परिवार का नाम बदनाम न करने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग ली थी। उसने राजनीति, अर्थशास्त्र, नृत्य, संगीत, साहित्य, सिलाई कढ़ाई और बातचीत व व्यवहार के तौर तरीके सीखे। यही सबसे ज़रूरी हिस्सा था। लेकिन अब वह ऐसे बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है जिसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। वह एक छोटी सी पेटू जैसी थी। अध्याय 89 प्रत्यक्ष अनुभव। पेट भरकर वह बिस्तर से उठी और लूशी द्वारा दिए गए रुमाल से अपने हाथ पोंछे। उसने लूशी की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। लूशी मुस्कुराई, मिस पहले जैसी ही हैं। पहले भी मिंग अपने नौकरों के साथ सम्मान और देखभाल से पेश आती थी। उसके अधीन लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होती थी, जबकि दूसरे लोगों को उनके मालिकों द्वारा पीटा जाता था या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसीलिए उसके नौकर हमेशा उसका सम्मान करते थे, लेकिन दूसरों के नौकर उससे नफरत करते थे क्योंकि वह उनके नौकरों को अपने परिवार के समान मानती थी, लेकिन उनके साथ जानवर से भी कम व्यवहार करती थी। इसीलिए वे कभी कभी मिंग को उसकी औकात दिखाने के लिए महल में अपने आकाओं के सामने उसे परोक्ष रूप से अपमानित करते हैं और उसकी बुराई करते हैं। मिंग को पहले इन अफवाहों की कभी परवाह नहीं थी और वे उसे आसानी से अपना शिकार समझ लेते हैं और जो चाहे करते हैं। जब भी मिंग ने दूसरी रखेलों या दूसरे लोगों की साजिशों का बदला लेने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर कोई और अपराध करने का आरोप लगा दिया जो उसने नहीं किया था और उसे कड़ी सजा दी गई। उपाधि से तो वह एक महारानी थी, लेकिन सम्मान की दृष्टि से वह एक दासी से भी कम थी। ये सब याद करके लूशी की भौहें तन गईं। उसे हमेशा अपनी मिस के लिए बुरा लगता था। वो विनम्र है, सुंदर है और सबके साथ हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन वो लोग हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं। लूशी की परेशान अभिव्यक्ति देखकर मिंग ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसके सवाल से चौंककर लूशी ने अपनी मिस की ओर देखा और जवाब दिया, मिस, क्या हमें बाहर जाने की ज़रूरत है? आप अभी कोमा से जागी हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। और इसके अलावा वह रुकी और परेशान दिखी। मिंग ने उसकी ओर अपनी बाहें उठाईं और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना अच्छा विचार है। क्या होगा अगर हम किसी से टकरा गए और आपको चोट लग गई? उसने गलत लहजे में कहा। मिंग ने लूशी को दिलचस्प नज़रों से देखा और सोचा, इस लड़की की कल्पनाशक्ति वाकई बहुत बेकाबू है। क्या वो मुझे कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया समझती है जो एक ही धक्के से टूट जाएगी? लूशी ने मिंग के भ्रमित चेहरे को देखा। उसने आह भरी और आगे कहा, मिस, अगर हम बाहर गए और अन्य रखेलों से मिले तो वे आपको परेशान करेंगी और मैं नहीं चाहता कि आप तनाव लें। मिस, चलो आज नहीं चलते, कृपया। वह मिंग के लिए सचमुच बहुत चिंतित थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह नहीं चाहती थी कि उन रखेलों के आहत करने वाले शब्दों की वजह से उसे और तनाव हो। हालांकि उसकी मिस ठीक होने का दिखावा करती है, लेकिन वह जानती है कि उसे कितना दुख होगा। कोई कैसे नाराज न हो जाए। वह महारानी थी, लेकिन नीच रखेले भी महारानी का अपमान करने की हिम्मत रखती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें जियाउली का समर्थन प्राप्त था और उन्हें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण महारानी डोवगर का समर्थन प्राप्त था। जब मिंग ने उसके चिंतित चेहरे को देखा तो उसे यूमेई की याद आ गई। वह हमेशा अपने और लीवेई के रिश्ते को लेकर चिंतित रहती थी। हालांकि मिंग कई बार गलत रही, पर उसने हमेशा उसका साथ दिया। वह उसके प्रति बहुत वफादार थी, या यूं कहिए नादान। मिंग उसके बारे में सोचकर हंस पड़ी, पर उसे उसकी याद आती है। वही अकेली थी जो विदेश से आने पर उसके साथ थी। इतने नखरे दिखाने के बावजूद उसने कभी मिंग का साथ नहीं छोड़ा। यूमेई के बारे में सोचकर वह परेशान हो गई। उसने लूशी के चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे धमकाने की हिम्मत किसकी है? मैं महारानी हूँ। अगर उन्होंने मुझसे उलझने की हिम्मत की तो मैं उन्हें नरक का रास्ता दिखा सकती हूँ। झाओ मिंग ने अपने चेहरे पर स्पष्ट दृढ़ता और अहंकार के साथ कहा। हाँ, वो बेवकूफ़ मेरा अपमान कर सकते हैं अपने सपनों में। मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरा असली शरीर भी नहीं है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी, एक महारानी का पद सिर्फ कर्तव्यों से ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि मैं उन्हें अपनी शक्ति भी दिखाऊंगी। उसने ये सब चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। स्कूल के दिनों में उसने ज़ीशिनई को कई बार उसकी औकात दिखाई थी, लेकिन अंत में वह हमेशा अपने पुराने पाखंडी अंदाज में पापा से शिकायत करती है और हमेशा की तरह पापा उसकी प्यारी लाडली ज़ीशिनई का साथ देते हैं। लेकिन अब बदला चुकाने का समय आ गया है। हालांकि शुरू में उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब ये रोमांचक लग रहा है। इस तरह उसकी ज़िंदगी और भी रोमांचक हो जाएगी। वह अपनी नंगी आंखों से इस ऐतिहासिक नाटक को जी भरकर देख सकेगी। इस तरह अगर वो कभी वापस भी गईं तो अपनी कहानी पर एक पीरियड ड्रामा बना सकेंगी और वो ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। क्योंकि किसी के पास इतना गहरा पीरियड ड्रामा नहीं होता, क्योंकि वो उसे सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर आधारित करते हैं। लेकिन मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है। उसने स्वयं इस जीवन का अनुभव किया था, वह किसी स्वप्न में नहीं थी। अध्याय 90। वह एक बुरी औरत है।
हालांकि मिंग को ये बात पसंद नहीं थी कि वह प्राचीन काल के इस देश में स्थानांतरित हो गई, लेकिन वह उत्साहित भी थी। वह जानना चाहती थी कि उसी देश को देखना कैसा लगता होगा जो कारों, बड़ी इमारतों और प्रदूषण से भरा था, जहां इनमें से कुछ भी नहीं था और वे बिना फोन और वाईफाई के यहाँ कैसे रह सकते थे। आखिरकार वह अपने कमरे से बाहर निकली, उसके पीछे लूसी भी बाहर आई। वह इस नई दुनिया को देखने के लिए उत्साहित थी जो उसका भविष्य का घर हो सकता था। जब वह अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके सामने फूलों और हरियाली से भरा एक लॉन था। वह दंग रह गई। हालांकि जिन विला और मैंशन दोनों ही बहुत बड़े और आलीशान घर हैं, लेकिन ये जगह तो अलग ही स्तर की है। उसका कमरा लॉन और फूलों के पेड़ों से घिरा हुआ था और जिस कमरे में वह ठहरी थी वह भी एक कमरा ही था, लेकिन जब उसने अपना कमरा देखा तो वह एक छोटे से महल जैसा लगा। झाओ मिंग महारानी थी, इसलिए उनका और महारानी डोगर का स्थान अन्य रखेलों से अलग था। मिंग ने सोचा, ये तो मानो अपना एक निजी सूट हो। वह कुतिया कितनी खुशकिस्मत है, उसके पास अपना एक निजी कमरा है जो बड़ा और आलीशान है, और फिर भी वह खुद को बदकिस्मत कहने की हिम्मत कैसे कर रही है। क्या दिखावा है। वह मन ही मन झाओ मिंग को कोस रही थी। ये जगह कितनी खूबसूरत और आलीशान है और उसके पास ताकत भी है। उसे अपनी ताकत उन रखेलों के सामने दिखानी चाहिए थी, पर वह कितनी निकम्मी थी। उसने एक महारानी का नाम खराब कर दिया। उन नीच कुतियाओं ने उसे परेशान किया। नीला और साफ आसमान देखकर वह बहुत खुश हुई। आज के प्रदूषण भरे जमाने में इतना साफ आसमान देखना कितना मुश्किल था। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वह अचानक अपने कमरे की सीढ़ियों से नीचे लॉन की ओर भागी। जब वह अचानक भागने लगी तो लूसी घबरा गया और उसके पीछे पीछे दौड़ा, उसे भागने से मना किया। वह ऐसे कैसे भाग सकती है, वह तो महारानी थी। लूसी अपने बचकाने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन जब उसने अपनी मिस को मुस्कुराते देखा तो वहीं खड़ी रही। उसकी चमकदार मुस्कान देखकर उसका दिल उसे रोकने का नहीं हुआ। काफी समय हो गया था जब उसने अपनी मिस को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। झाओ मिंग इस जगह की खूबसूरती निहारने में व्यस्त थी। हवा इतनी ताज़ा थी कि उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी। इस वजह से हवा ताज़ा और तरोताज़ा थी। आसमान पहले से कहीं ज्यादा नीला और साफ था। चारों ओर चिड़ियां चहचहा रही थीं। वह अपने लॉन से विशाल महल देख सकती थी। भव्य महल देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा महल स्टेडियम जितना बड़ा था, विशाल और भव्य। इतनी विशाल संपत्ति जिसकी तुलना लिवेई भी नहीं कर सकता था। वह खुश तो हुई, लेकिन फिर से भौहें चढ़ा लीं। इतनी दौलत होने का क्या फायदा, खर्च करने की कोई जगह नहीं है। हम न मॉल हैं न गाड़ियां, इतना सारा पैसा कहाँ लगाऊंगी। वो बुदबुदाए। उसने हाथ बढ़ाकर लूसी को अपने साथ खींच लिया। वह इस जगह को देखना चाहती है। अगर वह यहाँ रहती तो उसे यहाँ का हर कोना देखना चाहिए था। शायद वो इस जगह अपना कोई पसंदीदा कोना बना ले। अगर उसे यहाँ रहना है तो वो एक प्राणी की तरह रहेगी। हालांकि वह पहले से ही महारानी है, लेकिन झाओ मिंग जैसी उबाऊ नहीं है। अब मैं इन लोगों को महारानी झाओ मिंग का छिपा हुआ रूप दिखाऊंगा। ये सोचते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह न तो हारी है और न ही माफ करने वाली। वह द्वेष रखती है और दूसरों का जीवन नरक बना देगी। हाँ, वो एक बुरी औरत है, अपनी रक्षा खुद कर सकती है। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। जब वह लूसी को अपने साथ खींच रही थी तो उसके चेहरे पर एक चमकदार और शैतानी मुस्कान देखी जा सकती थी। लूसी उस मुस्कान को देख नहीं पाए, लेकिन कोई चुपचाप उसे देख रहा था। वह उसकी शैतानी अभिव्यक्ति देख सकता था। उसके हाव भाव देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान देखी जा सकती थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।